हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। बच्चों, कल तक ये जो बीएससी पार्ट थर्ड का क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर फर्स्ट है आपका। इसमें कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कि इन सम केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट वेरी विद टाइम। कुछ केसेस में क्या होता है, जो कण की स्थितिज ऊर्जा होती है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती या टाइम के साथ चेंज नहीं होती, केवल किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है या फिर स्थिति पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। इन दैट केस द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इन केसेस में क्या होता है, पार्टिकल का जो बिहेवियर हम नोट करते हैं वो हम टाइम इंडिपेंडेंट यानी कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा हम बताते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसमें मानते हैं, शुरुआत करते हैं जैसे हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में किया था कि एक पार्टिकल मान लिया जिसका मास क्या है, m है, जो प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इस फोर्स के अंडर में, Fx फोर्स के अंडर में। इन सच केसेस द पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है पार्टिकल की वो समय पर निर्भर नहीं करती, केवल डिपेंड ओनली पोजिशन, स्थिति पर ही निर्भर करती है। यानी कि हमने इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या मान ली, v इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। अब लेट द मोमेंटम यानी कि जो संवेग है पार्टिकल का x डायरेक्शन में वो क्या मान लिया, px मान लिया। इसकी टोटल एनर्जी या फिर कुल ऊर्जा हमने क्या मान ली, E मान ली। फॉर सच ए पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन मान लिया हमने साई एक्स टी, कैन बी सेपरेटेड इनटू टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट। साई एक्स टी जो फंक्शन है वो टाइम का भी है और पोजीशन का भी है, यानी कि स्थिति का भी है। तो इसे हम जानते हैं कि इसे यदि टाइम और स्थिति के रूप में अलग अलग लिखना हो तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हम आपको पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में। तो साई एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, साई एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। इसमें जो बच्चों ई की पावर पी एक्स वाली जो टर्म है वो यहाँ पर आ गई साई एक्स में, तो ये तो है हमारा पोजीशन पे डिपेंड और ये है हमारा टाइम पे डिपेंडेंट टर्म। वी नो दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। हमको क्या पता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, क्या होती है, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी। यहाँ से हमारे पास साई की वैल्यू है जिसमें हमने x और t की टर्म अलग अलग कर रखी है। इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में यदि साई की वैल्यू हम पुट कर दें, यानी कि जहां जहां साई है यदि हम वहां पर ये टर्म साई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, साई की जगह देखिए आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, साई की जगह हमने रखा साई एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। नेक्स्ट आता है आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस वी एक्स साई एक्स ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, साई की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी जो कि टाइम और स्थिति का अलग अलग फंक्शन था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, डेल अपॉन डेल टी यानी कि हमें टी के सापेक्ष अवकलित करना है, तो ये टर्म तो क्या हो गई, कांस्टेंट होगी बच्चों। तो आई एच क्रॉस साई एक्स ये तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। इसका यदि हम टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले तो यही टर्म आएगी ऐसे कैसे, ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, और इसका ई की पावर का जब हम टी के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसे x के सापेक्ष दो बार अवकलित करना है। ये हमारी t की टर्म है बच्चों, ये तो हमारी कांस्टेंट बाहर आ जाएगी जो कि हमने कॉमन ले ली है, और ये जो है साई एक्स इसका डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, दो बार अवकलन हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स, और ये पूरे दोनों टर्म में ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस हमने कॉमन ले लिया। दोनों साइड में हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो रही है, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ ऑलरेडी पहले से एक माइनस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ई साई एक्स। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स साई एक्स, ये टर्म हमारी कैंसिल हो चुकी है। अब थोड़ा और इसे सरल करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, इस टर्म को यदि हम यहाँ ले जाएं इक्वल के इस साइड, तो ये आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में पूरे टर्म को हम इस साइड लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, पूरी इक्वेशन को 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई यदि हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये बच्चों जो इक्वेशन है यही आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें देखो आप टाइम कहीं भी नहीं आ रहा है, केवल स्थिति का फंक्शन है ये। तो दिस इक्वेशन इज अ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन में है क्योंकि हम यहाँ पे x लेके चल रहे हैं। इफ वी राइट इट इन 3 डायमेंशन, यदि हम इसे 3D में लिखें, देन द वेव फंक्शन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन पोटेंशियल फील्ड। तो वेव फंक्शन हमारा मतलब किस पोटेंशियल फील्ड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी आर, जो कि यहाँ पर वी एक्स है हमारे पास, कैन बी रिटन एज साइन साई आर टी, एक्स टी की जगह आर टी आ जाएगा, यहाँ पर साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये टर्म आ जाएगी। सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट है, ध्यान रखना है ना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमने पीछे पढ़ा था डेल 2, ये डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को लिखा गया है डेल 2 साई आर टी प्लस वी आर साई आर टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। डेल 2 यहाँ पर आप जानते हैं वैल्यू क्या होती है डेल 2 की, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यदि हम वही सेम जैसे हमने पीछे किया है, साई आर टी को साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस रख दें तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस प्लस वी आर साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, साई की जगह वैल्यू पुट करी है बस हमने, इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। हमने क्या किया, टाइम डिपेंडेंट वाली जो इक्वेशन थी पीछे जो हमने पढ़ी थी 3 डायमेंशन, उसी में साई की वैल्यू जस्ट हमने अलग अलग लेके पुट करी है। ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई आर ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये तीनों टर्म में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई आर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल्स टू ई साई आर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा बच्चों, डेल 2 साई आर, सेम जो 1 डायमेंशन में था वही टर्म आपके पास आएंगी। यहाँ पे देखो ई यहाँ पर ये इसलिए आया क्योंकि ये एनर्जी का ऑपरेटर ये होता है आई एच क्रॉस डेल वाई डेल टी, तो ये एनर्जी है हमारी। अब सेम करेंगे हम 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल 2 साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी साई, सेम 1 डायमेंशन के बराबर ही है, बस इसमें x की जगह क्या आ जाता है, r आ जाता है, पूरा डेल 2 आ जाता है। ये आपकी क्या हो गई, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में ये श्रोडिंगर की काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब यदि हम फ्री पार्टिकल के लिए यानी कि मुक्त कण के लिए बात करें तो मुक्त कण के लिए v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन 3D में हमारे पास क्या प्राप्त होगी, डेल 2 साई प्लस 2m, यहाँ पे यदि v इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए आ गई। नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो है फिजिकल मीनिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई, यानी कि तरंग फलन साई का भौतिक अभिप्राय क्या है। तरंग फलन साई हमने अभी पहले भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, तथा इसकी प्रायिक व्याख्या। साई होता क्या है आपने पढ़ा था कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसमत यांत्रिकी में क्या होता था, पार्टिकल एंड वेव आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग थिंग्स, दो अलग अलग चीजें थी। ए पार्टिकल इज ए पार्टिकल एंड ए वेव इज ए वेव, एक पार्टिकल था और वेव वेव थी। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव जो होती है हमेशा अपने साथ एक मूविंग पार्टिकल को एसोसिएट करती है। हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि कोई भी पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन में
मूव कर रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि इसका विस्थापन y है, तो फिर हम ये क्या होगा, पोजीशन का यानी कि स्थिति का फंक्शन होगा x और टाइम t का भी फंक्शन होगा। और ये हम किस प्रकार से दिखाते हैं, क्लासिकल मैकेनिज्म में हम कोई भी पार्टिकल यदि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए कोई भी फंक्शन हम किस तरह से दिखाते थे, y is equals to fxt और y xt। If we know that function yxt, then the position, velocity and acceleration यानी कि स्थिति, वेग और त्वरण of this particle can easily be determined। यदि हमारे पास, हम जानते हैं कि यदि हमारे पास y होता था क्लासिकल मैकेनिक्स से, y की यदि हमें वैल्यू प्राप्त होती थी तो हम उसकी स्थिति, वेलोसिटी यानी कि वेग और त्वरण, ये सारी चीजें निकाल सकते थे, न्यूटन के लॉज से हमें डिटरमाइन कर सकते थे। इट मीन्स अ फंक्शन yxt प्रोवाइड द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो फंक्शन yxt होता था क्लासिकल मैकेनिक्स में वो पार्टिकल का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दे देता था, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज वेव फंक्शन। सिमिलरली इन क्वांटम मैकेनिक्स ए वेव यानी कि जो मैटर वेव होती है इज ऑलवेज एसोसिएट विद ईच मूविंग पार्टिकल, हमेशा पार्टिकल से मूव होती है, हुज डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय ए वेव फंक्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर क्या देता है, साई देता है, यानी कि वहां पे जो y था यहाँ पर वो साई हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। फॉर वन डायमेंशनल के लिए यानी कि एक विमीय के लिए दिस वेव फंक्शन इज साई एक्स टी, एंड फॉर 3 डायमेंशन मोशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एक्स वाई जेड टी और साई आर टी। ठीक है, ऑब्वियसली द वेव फंक्शन साई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो वेव फंक्शन होता है मैटर वेव ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, जो वेव फंक्शन साई होता है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है उस मैटर वेव के बारे में जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सारे गुण बताता है। द वेव फंक्शन कैसा होता है, आपको मैंने बताया था पहले कि फाइनाइट होता है, नियमित होता है, कंटिन्यूअस यानी सतत होता है, सिंगल वैल्यूड यानी एकल मानी होता है, फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। अब यदि हम मान के चलें कि किसी बिंदु पर द्रव्य तरंग का विस्थापन साई के द्वारा दिया जाता है, यानी कि वहां पर पार्टिकल का, क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल का विस्थापन दिया जा रहा था वाई से, यहाँ पर द्रव्य तरंग का विस्थापन यदि साई के द्वारा दिया जाता है तो उस बिंदु पर कण का घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है उस फलन के आयाम के यानी कि एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इट मीन्स यदि हम विस्थापन y के द्वारा डिनोट करें तो वहां पर जो डेंसिटी है, इसे डेंसिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, कण का घनत्व p, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फंक्शन के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सिंस इन सम केसेस द वैल्यू ऑफ साई इन ए वेव पैकेट मे बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू, साई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द क्वांटिटी साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर, ये क्या है बच्चों कि हमने क्या माना कि साई के पास तो हमारे पास पूरी क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन है, पर साई स्क्वायर जो है प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई। साई स्क्वायर जो है एक प्रायिकता बताता है कि उस वक्त पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है या नहीं किसी भी स्टेट में साई के लिए, एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट साई स्क्वायर इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर यहाँ पर क्या नाम दिया गया साई स्क्वायर को, नया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रायिकता घनत्व। तो यहाँ पर साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी। तरंग फलन साई या तो वास्तविक हो सकता है या फिर मिश्रित फलन या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, या तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या फिर ये रियल भी हो सकता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम किस प्रकार से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट किया हमने p से, कोई भी फंक्शन है साई, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए साई के मोड का स्क्वायर करेंगे। अब साई के मोड क्या होता है, साई का मोड होता है फंक्शन साई और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि मिश्रित संयुग्मी। यदि ये जैसे हमने आयोटा को माइनस आयोटा किया था ना, तो साई स्टार वही होता है, साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर मिश्रित संयुग्मी होता है साई का। तो p की वैल्यू साई स्क्वायर यदि हम लिख रहे हैं तो उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, साई स्टार। अगर साई a प्लस आयोटा b है तो साई स्टार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो इस तरह से हम साई स्टार निकालते हैं। तो हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए वॉल्यूम dx dy dz, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो यदि हम माने कि हमें एक वॉल्यूम यानी कि एक आयतन dx dy dz में एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यानी कि वो कितना पार्टिकल मौजूद है या नहीं उसकी प्रायिकता जाननी है,
प्रकार से निकालेंगे, P इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx dy dz। ठीक है, अब टोटल प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से निकालेंगे, यदि हम किसी पार्टिकल के पूरे स्पेस के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल समवेयर इन स्पेस इज 1, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साई स्क्वायर dx dy dz। यदि हम इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए निकालते हैं पूरे वॉल्यूम के लिए, पूरे स्पेस के लिए, तो इसकी वैल्यू यदि हमारे पास 1 आती है तो ये प्रायिकता को दिखाता है, पार्टिकल की मौजूदगी को दिखाता है। ठीक है, तो ये इसे हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई स्टार साई, और dx dy dz को हम वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि dv इज इक्वल्स टू 1। वन डायमेंशन मोशन के लिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है बच्चों, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, यानी कि प्रसामान्यीकृत होने की कंडीशन है किसी भी फंक्शन के। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को लिखिए। तो यदि हम कोई भी फंक्शन दे रखा है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, कोई फंक्शन दे रखा है उसका यदि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लें, साई स्टार निकाल लें और उनको साई स्टार साई और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं और वो उसकी वैल्यू यदि 1 आती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है या फिर प्रसामान्यीकृत हो जाता है। द वेव फंक्शन सेटिस्फाइंग अबव रिलेशन आर नोन एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जो भी तरंग फलन ऊपर दिए गए संबंध को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए किसी भी जो फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इससे जो प्रॉपर्टीज हैं और इसकी साई के फंक्शन की और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।